ओके, गुड आफ्टरनून। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफाइड इनकम्स में डिविडेंड पढ़ा था। अब आगे की स्पेसिफाइड इनकम्स करते हैं। नेक्स्ट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, टीवी गेम शोज और आपके कार्ड गेम्स, इस तरह की और सारी जितनी आपकी कैजुअल, इन सबको हम कैजुअल इनकम्स बोलते हैं। ये जितनी कैजुअल इनकम्स है ये भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है एंड टैक्सेबल होगा। अगेन ये हॉर्स रेसेस की भी विनिंग्स वगैरह जो है ये सारी इसी में आती है। अब इसकी प्रोविजंस क्या क्या हैं? अगर ये इनकम 5,000 10,000 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल होगी। 5,000 है ये वाली लिमिट फॉर रेस हॉर्सेस वगैरह विनिंग्स के लिए। और इसके ऊपर टीडीएस का रेट या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का रेट 30% होता है। ठीक है, और उससे मतलब 10,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर 30% टीडीएस कटेगा प्लस सरचार्ज। और किसी भी और विनिंग्स फ्रॉम एनी अदर रेसेस, हॉर्स रेसेस में तो आएगा ही, एनी अदर रेसेस, और कौन कौन सी रेसेस होती हैं, कैमल रेस वगैरह, बुलक कार्ट रेस, इस तरह से बहुत सारी रेसेस होती हैं, उसमें नहीं कटेगा ये, ना ही गैम्बलिंग में ना ही बेटिंग में टीडीएस नहीं कटता है। बाकी सब में कटेगा, रेस हॉर्स विनिंग्स वगैरह में कटेगा आपका। देन एक्सपेंसेस की डिडक्शन इस केस में अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो विनिंग्स की हैं या लॉटरी जीती है तो उसकी टिकट के पैसे इतने लगे उसमें से माइनस कर दो, नेट नहीं निकालना। कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। इन सब इनकम टाइप ऑफ इनकम में से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है डिडक्ट करने। देन अंडर सेक्शन 80C और 80U की डिडक्शन इन वाली एक्सपेंसेस, कैजुअल इनकम, इन वाली इनकम यानी कि कैजुअल इनकम से नहीं मिलती है हमारे को। एंड कोई और लॉस किसी और हेड में हो रहा हो, जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी या आपका बिजनेस इनकम, वो इन इनकम्स में से सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसके अलावा आपकी अदर सोर्सेज में और कोई इनकम्स है उससे सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन इनसे नहीं सेट ऑफ हो सकता है। और स्लैब रेट्स इनको एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 30% टैक्स लगना है फ्लैट रेट पे, इसलिए। नेक्स्ट इनकम है स्पेसिफाइड वाली, अमाउंट डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर कोई भी अमाउंट डिडक्ट करता है आपकी सैलरी में से, जैसे ईएसआई है, पीएफ है या इनकम टैक्स डिडक्ट करता है, वो जो अमाउंट डिडक्ट हुआ होता है वो इनकम मानी जाती है ऑफ दैट पर्सन जिसकी डिडक्ट किया हुआ है इन द ईयर इन विच इट इज डिडक्टेड। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आपका टीडीएस जो होता है वो नील होता है। ठीक है, बाकी सब में जो आपका है टीडीएस वो आपका 10% होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में। ये मेन बस याद रखना उसमें। देन डिवेंचर्स या सिक्योरिटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी पे भी टीडीएस 10% तो मैंने बता दिया। एंड टैक्स जो है ये जो टीडीएस कटता है ये फेस वैल्यू पे कटता है। मतलब सपोज आपने 1 लाख के डिवेंचर्स लिए हैं एंड रेट ऑफ टैक्स उसका 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज उसका 15% है, तो 1 लाख के ऊपर लगेगा, नॉट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ दैट, नॉट ऑन द सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ दैट डिवेंचर। सपोज डिवेंचर्स की वैल्यू आपने 1 लाख के लिए हुए हैं या उसकी फेस वैल्यू 1 लाख है और हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 1,50,000 हो, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा एंड टैक्स भी ऑब्वियसली उसी के ऊपर लगता है। देन इंटरेस्ट जो है ये टैक्सेबल ड्यू बेसिस पे है, रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डेट लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 30 जून को एंड 31 दिसंबर को डेट्स हैं ड्यू इंटरेस्ट की, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा उस साल के अंदर पूरा। देन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज accrues in India even if it is paid outside India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज किसी के पास हैं, उसका इंटरेस्ट चाहे बाहर पे हो रहा हो, क्योंकि हो सकता है ऐसी बाहर कहीं गया हुआ है तो, लेकिन फिर भी वो अक्रू होता है इंडिया में और यहीं पर टैक्सेबल होगा। देन इंटरेस्ट इज अक्रू टू द पर्सन जिसका नाम लिखा हुआ है उस सिक्योरिटीज पे और किसी को नहीं हो सकता है, चाहे वो उसने पर्सनली किसी को दे दिए हैं तो दैट इज ऑफ नॉट नो कंसर्न टू द कंपनी। जिसका नाम लिखा हुआ है उसी के नाम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका टैक्स लगाएगा, इनकम कैलकुलेट करेगा। देन कुछ चीज़ों में टीडीएस नहीं कटता है। कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जिसपे टीडीएस नहीं कटता है, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। 4.5% डिफेंस बॉन्ड्स, डिफेंस लोन है, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं, एनएससी है 7 सालों वाला, डिवेंचर्स इशूड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गोल्ड बॉन्ड्स हैं, उसके बाद सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार क्वेश्चन में। कोई भी पंजाब गवर्नमेंट से कर दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। देन ऑन द गवर्नमेंट ऑन द डिपॉजिट ऑफ द बैंक, टर्म डिपॉजिट ऑफ द बैंक, जो जिसकी इंटरेस्ट इनकम 10,000 से कम है
वो जैसे आपके एफडीज हैं, जैसे आपके आरडीज हैं, अगर उसका इंटरेस्ट इनकम एक साल में 10,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा उसके ऊपर। देन टीडीएस डिबेंचर्स के ऊपर कब नहीं कटेगा, अगर तो वो डिबेंचर्स इशूड बाय द पब्लिक कंपनी है जो जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड है, फिर वो लिस्टेड होना चाहिए, वो डिबेंचर जिसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो रेजिडेंट होना चाहिए, और आपका इंटरेस्ट अकाउंट पे चेक से जाना चाहिए, और इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 से अगर कम है तो आपके डिबेंचर्स के ऊपर टीडीएस नहीं कटता है, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। उसमें रेजिडेंट होना चाहिए पर्सन जिसको दे रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड होना चाहिए डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पे, 5,000 से कम होना चाहिए, अकाउंट पे चेक होना चाहिए। ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं। एक तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15, ये तो आपकी टोटल इनकम में ही नहीं ऐड होता है इसका इंटरेस्ट, और ना ही ऑब्वियसली कोई टैक्स लगेगा। टैक्स फ्री सिक्योरिटीज क्या होती हैं कि कई कंपनीज जो होती हैं वो कहती है हम जो इन्वेस्टर है उसको टैक्स फ्री इंटरेस्ट देंगे, तो टैक्स फ्री कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली में। इसका जो टैक्स है वो इशुइंग कंपनी जो है या इशुइंग अथॉरिटी जो है वो पे करती है टू द गवर्नमेंट। तो जब भी क्वेश्चन में टैक्स फ्री लिखा होगा आपने उसको ग्रॉस अप करना है। तो ग्रॉस अप कैसे करना है, जो भी अमाउंट रिसीव होगा उसका डिवाइड बाय 100 माइनस रेट इस केस में जनरली 10% होता है, इनटू 100 करके उस सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को आपने ग्रॉस अप करना है, फिर उसको इनकम में ऐड करना है। टैक्स फ्री जहां पे भी लिखा होगा उसको आपने हमेशा ग्रॉस अप करना है। नेक्स्ट इज लेस टैक्स सिक्योरिटीज, इसके अंदर क्या है कि जो इंटरेस्ट होगा उसमें से फिर टैक्स डिडक्ट होके फिर पेमेंट जाएगी। ये 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज है। नेक्स्ट हमारा हेड है गिफ्ट्स का। गिफ्ट दिए जितने भी दिए जाते हैं वो उसकी इनकम अदर सोर्सेज में ऐड होती है। कौन कौन से गिफ्ट्स होते हैं, 2 तरह के गिफ्ट्स होंगे, मनी या प्रॉपर्टी का गिफ्ट। मनी के गिफ्ट के अंदर अगर 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है तो ही टैक्सेबल होता है। अब मनी के अंदर क्या क्या आता है आपका, कैश, चेक, ड्राफ्ट, एफडी, एनएससी, कुछ भी अगर इस फॉर्म में आपने गिफ्ट दिया है उसको हम मनी में कंसिडर करते हैं, और वो 50,000 से अगर ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। अगेन पूरे साल में एग्रीगेट ऑफ द गिफ्ट्स देखना है, एक बंदे ने दिया है या 2 बंदे ने दिया, ऐसा नहीं है। पूरे साल में एग्रीगेटेड मनी गिफ्ट कितना मिला है वो देखना होता है हमने, और एक या एक से ज्यादा बंदे से हमारे को गिफ्ट्स कैलकुलेट करने हैं, टोटल मतलब पूरे साल का कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है, 2 तरह की प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल और अदर देन इमूवेबल। इमूवेबल में ऑब्वियसली लैंड एंड बिल्डिंग आता है, इसके अंदर क्या कंसिडर, और अदर देन इमूवेबल में क्या क्या आता है इनकम टैक्स पर्पस से, आपका ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, शेयर्स, ये सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। आपका कार, आपकी फर्नीचर, ठीक है, और आपके हाउस होल्ड के कोई भी आइटम्स, ये सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। जैसे किसी को रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दी, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। ओनली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है वही टैक्सेबल होता है, जो इसके अलावा कोई गिफ्ट जाते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर तो विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट किया, मतलब पैसा दिया ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ही गिफ्ट कर दिया, उस केस में हमने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखनी है उस प्रॉपर्टी की। अगर तो 50,000 से ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो ही वो गिफ्ट टैक्सेबल होगा, नंबर 1। नंबर 2 है टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा इसमें, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट टू द पर्सन जिसको गिफ्ट मिला है। नेक्स्ट इज अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर विदाउट कंसिडरेशन होता है तो यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं होती है। इस केस में हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं उस वाले आइटम की या उस वाले प्रॉपर्टी की। तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो ही टैक्सेबल होगा। देन टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, अगेन द फेयर मार्केट वैल्यू होगी। ये हो गया बिना पैसों के गिफ्ट किया। अब गया है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट की वैल्यू या प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 5 लाख रुपए, उससे सिर्फ 50,000 रुपए लिया जस्ट दिखावे के लिए कि पैसा लेकर दिया है उसको कुछ, वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गया। अगेन टैक्सेबल तभी होगा अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, एसडीवी का मतलब है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अगर 50,000 से ज्यादा है और फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है उस प्रॉपर्टी की तो ही वो टैक्सेबल एम्बिट में आता है। और इस केस में हमारा टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस द एक्चुअल कंसिडरेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5 लाख की प्रॉपर्टी है और लिया सिर्फ 50,000 रुपए है, तो 5 लाख माइनस 50,000 करके 4,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा।
सिमिलरली इस केस में हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। अब कौन कौन सी गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं होती हैं कभी भी नहीं, कोई भी कुछ भी दिया हो, फ्रॉम एनी रिलेटिव या मैरिज पे कोई गिफ्ट मिली है वो, अंडर एनी विल और इनहेरिटेंस अगर मिली है, अंडर कंटेम्पररी और द डेथ ऑफ द पेयर, जिसने देना है उसकी डेथ के बाद ऑटोमेटिक जैसे ट्रांसफर हो जाती है वो, देन फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी से कोई गिफ्ट मिली है, ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A में, देन HUF से को मिली है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये सारे जो गिफ्ट्स मिलती हैं ये सारी नॉट टैक्सेबल है। अब रिलेटिव का क्या मतलब है इनकम टैक्स पर्पस में, फॉर दिस सेक्शन गिफ्ट्स का वो मैंने लिखा हुआ है, स्पाउस, आपका ब्रदर सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद है आपका और क्या है, लीगल असेंडेंट्स ऑफ द एंड डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल और स्पाउस इसके अंदर। तो ये सारे आपके फादर मदर तो ऑब्वियसली आएगा ही, वो मैंने लिखा नहीं है, उसको ऐड कर लेना। तो ये सारे आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्विकली कुछ इलस्ट्रेशंस और सम्स कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है पेज 2.224 में। Mr. A invested 1 lakh in 9% tax-free debentures of a company. What will be the taxable interest for the previous year if the rate of deduction of tax is 10%? अब हमारे को टैक्स फ्री लिखा हुआ है, पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो, 1 लाख के ऊपर 9% 9000 आ गया। इस 9000 को हमने ग्रॉस अप करना है, तो 9000 डिवाइड बाय 100 माइनस 10, 10 हमें टीडीएस का रेट दिया हुआ है, 90 इंटू 100 करके टोटल इसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है जो टैक्सेबल हो जाएगी एसएससी के मिस्टर ए के इनकम में। क्वेश्चन नंबर 2 है इससे रिलेटेड। मिस्टर आर हेल्ड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, 90,000 टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, रेट ऑफ टीडीएस हमें 10% दिया हुआ है, एंड 12% पंजाब गवर्नमेंट लोन। तो इसको देखो निकालते हैं दोनों को ऑब्वियसली करके, एड आएगा आपका टैक्स फ्री डिबेंचर्स जो हैं 10% ऑफ 90,000 का 10% 9,000 है, इसको क्रॉस अप करना है हमने इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो ये हमारा 10,000 ये आ जाएगा। टैक्स फ्री डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट 10 पर आ जाएगा, देन 12% पंजाब गवर्नमेंट लोन, 1 लाख है के ऊपर 12%, सीधा ही 12,000 आ जाएगा, टोटल 22,000 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज उसका टैक्सेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट है यस इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज 2.231 पे। मिस्टर अंकित received the following gifts during the previous year 1920. He received a gift in cash of 20,000 from his uncle. अब अंकल का मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि वो फादर का ब्रदर है या नहीं है, अंकल तो हम ऐसे आजकल किसी को भी बोल लेते हैं, तो इसलिए ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। Then he received a check of rupees 30,000 as gift from his brother, ये exempt होगा, ब्रदर क्योंकि रिलेटिव के डेफिनेशन में है। Then gift of 21,000 on his wedding, तो ये भी exempt है, मैरिज के ऊपर सारे गिफ्ट्स exempt होते हैं। He received 25,000 as gift from his non-resident friend, तो ये taxable है क्योंकि ये रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता है। He receives a gift of 51,000 from brother-in-law, brother-in-law is spouse का brother, तो ये exempt हो जाएगा। And he received 5,000 from Mr. Z, his friend, ये taxable हो जाएगा। Next illustration 4 है, he received a check of 1 lakh as a gift from his grandfather, ये exempt है क्योंकि lineal ascendants या descendants of his parents है, इसलिए। Then he received 5 lakh under a will from his grandmother, will के अंदर जो भी मिलता है वो सारा exempt होता है।
देन ही रिसीव 50,000 फ्रॉम हिज फादर्स फ्रेंड है, तो ये टैक्सेबल होगा, फादर का ब्रदर नहीं है, फ्रेंड है। 75,000 एज गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। देन ही रिसीव 20,000 एज गिफ्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से जो भी गिफ्ट होता है वो अंडर द हेड सैलरीज टैक्सेबल होगा, अंडर अदर सोर्सेज टैक्सेबल नहीं होगा। 5,000 से ऊपर टैक्सेबल होता है, ये हमने सैलरीज में पढ़ा हुआ है। देन ही रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 51,000 फ्रॉम हिज फादर्स ब्रदर, ये एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ही रिसीव्ड अ प्लॉट, अब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, 6 लाख का एज गिफ्ट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर अंडर अ विल, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3,50,000। अब सबसे पहले तो ये ग्रैंडफादर से मिला हुआ है और अंडर अ विल मिला हुआ है, तो ये सारे का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑन 15 जून फ्रॉम हिज अंकल ऑन हिज बर्थडे वर्थ रुपीज 15 lakhs, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 10 lakhs है, तो इस केस में हमारा अंकल से जो गिफ्ट मिला है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी टैक्सेबल हो जाएगी, हमारे को विदाउट कंसिडरेशन जो मिला है 10 लाख रुपए हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। देन ही रिसीव्ड अ प्लॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट हुज फेयर मार्केट वैल्यू वाज 75,000 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 40,000। अब यहाँ पे हमने फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि प्लॉट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही देखनी है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम है, तो इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा ये वाला गिफ्ट, चाहे फ्रेंड से मिला है तब भी। देन उसके बाद है he purchased a house from Mr. R for 2,50,000 on 1st October and the stamp duty value of this, अब खरीदा उसने 2.5 लाख का है लेकिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, तो हमने माइनस करना होता है दोनों में, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, 1,50,000 रुपीज इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा, 4 लाख माइनस 2,50,000 करके। और टैक्सेबल क्यों है? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। Then he received a house property as a gift from a friend of Mr. A as his stock in trade. Mr. A is a property dealer worth rupees 15 lakh whose stamp duty value is, जो gift of property as stock in trade होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा उसके अंदर क्योंकि as stock in trade आएगी। Then next है gift of a wrist watch from a friend and the cost of the gift is 60,000। ये हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता ही नहीं है, मैंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिस्ट वॉच, फर्नीचर, कार ये सब नहीं आता है, तो ये नहीं टैक्सेबल होगा। ऑन हिज बर्थडे अ पार्टनरशिप फर्म गेव हिम अ गिफ्ट ऑफ अ कार, ये भी इमूवेबल अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है ही रिसीव 1 लाख एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड वाई, ये टैक्सेबल हो जाएगा। Received a microwave costing 14,500 as gift from another friend, ये अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये नहीं टैक्सेबल होगा। देन ही received 50,000 as gift from another friend अमृत, ये टैक्सेबल हो जाएगा। देन received 30,000 as gift from his sister, ये exempt हो जाएगा। देन received 40,000 as gift from his friend Mr. D, ये टैक्सेबल हो जाएगा। 1,60,000 as gift from his non-resident friend, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। He received a plot worth rupees 10 lakh from his nani's sister under a will, ये exempt हो जाएगा, लीनियर असेंडेंट्स की तरफ से गिफ्ट्स मिल रहा है तो वो अंडर अ विल है वैसे भी, तो exempt हो जाएगा। Then on June 21 he purchased a house from father-in-law of his brother, अच्छा तो ये तो आपके उसके अंदर नहीं आता है। The stamp duty value of the house is 7 lakhs, खरीदा 5 लाख का है तो 2 लाख रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट भी कर लेते हैं। ऑन 13th April ऑन हिज बर्थडे ही रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट्स, अब 11,000 रुपए फ्रॉम हिज फादर है, ये एग्जेम्प्ट है। फ्रॉम ग्रैंडफादर 11,000 है, वो भी एग्जेम्प्ट। फ्रॉम हिज फादर्स कजन, ये टैक्सेबल है, कजन नहीं आएगा, इमीडिएट ब्रदर होना चाहिए। फादर्स फ्रेंड, ये भी टैक्सेबल। फ्रॉम हिज ओन फ्रेंड, ये भी टैक्सेबल। फ्रॉम हिज फ्रेंड फ्रॉम यूएसए, ये भी टैक्सेबल। फ्रॉम मदर्स कजन, ये भी टैक्सेबल। Then 21,000 from other friends and neighbors, ये भी taxable। He received a gift of an imported watch 35,000 from another friend, ये taxable नहीं होगा क्योंकि ये movable asset के definition में नहीं आता है। Then on 20th September he on the occasion of his marriage he received the following gifts, तो ये सारे gifts second point के अंदर जो दिए हुए हैं सभी exempt है क्योंकि marriage पे जितने भी gifts मिलते हैं सारे exempt होते हैं। Then on 25th October he received the following gifts which were gifted to him by his mother's mother,
थ्रू अ विल विच ही एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर बिफोर हर डेथ, तो प्लॉट और बैंक डिपॉजिट है, ये दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। फ्रेंड फ्रॉम अमेरिका गिफ्टेड हिम अ कंप्यूटर फॉर 50,000 का, ये मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है, तो इसलिए ये नहीं टैक्सेबल होगा। एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये कर लेते हैं तो हमारा इतना ही खत्म हो जाएगा। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेट्स विनिंग्स है। ओके, इसको कर लेते हैं। Number 1, winning from lottery 1 लाख। फिर उसके बाद अब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेस विनिंग्स, इसका मतलब ये नेट अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। तो नंबर 2, रेस विनिंग्स में 35,000 हमें रिसीव हुआ है, हमने इसको ग्रॉस अप करना है। विनिंग्स, रेस विनिंग्स पे टीडीएस कितना है 30%, तो डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करेंगे, तो ये 7 5 35 50,000 रुपीज हमारा ये आ जाएगा विनिंग फ्रॉम रेसेस। अब गिफ्ट्स में फ्रॉम हिज फ्रेंड 20,000, फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट है, ऑन हिज मैरिज एग्जेम्प्ट है, एनआरआई फ्रेंड 80,000 और 18,000 एक और फ्रेंड से मिल रहा है 18,000, तो ये 1,18,000 गिफ्ट से मिल गया। टोटल हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इस केस में हो जाएगी 2,68,000 रुपीज। और ये जो एग्जेम्प्ट है एल्डर ब्रदर और मैरिज वाले, इसका आपने नोट देना है ये क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एल्डर ब्रदर तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है एंड एनीथिंग रिसीव्ड ऑन मैरिज इज एग्जेम्प्ट। तो आज इतना ही करते हैं, फिर आगे थोड़ा सा ही रह गया थ्योरी पार्ट, डिडक्शंस बतानी है मैंने और बाकी के इनकम्स, और फिर फटाफट ये वाला चैप्टर क्विकली खत्म करेंगे। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।